हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। हमने पिछले वीडियो में आरपीएससी सेट 2013 की फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पेपर सोल्व किए थे। आज हम सेट 2012 का सेकंड क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, और इसमें हमें सवा घंटे का समय मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन वो कॉम्प्लेक्सेस या वो मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनमें कि कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। अब आप देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है उसमें अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन एब्सेंट रहेगा, इसलिए ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। और कैनिजारो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनते हैं कि इसके टू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, एक का रिडक्शन हो जाता है और एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो एक तो एल्कोहल बनाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पूछा था, लेकिन आरपीएससी ने ये क्वेश्चन डिलीट किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है क्विनोलिन इज सिंथेसिस्ड बाय। तो क्विनोलिन का जो सिंथेसिस होता है वो स्कर्प सिंथेसिस के द्वारा होता है ये। और इसके अलावा जब ये बिस्लर नेपिराल्स की मेथड है, इसमें आइसोक्विनोलिन बनता है, जबकि ये फिशर इंडोल सिंथेसिस है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें इंडोल का सिंथेसिस होता है। और बेकमैन रीअरेंजमेंट जो है उसमें ऑक्सिम जो है वो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में कन्वर्ट होती है। और स्कर्प सिंथेसिस की मैकेनिज्म अपन देखते हैं कुछ इस तरीके, इसमें एनिलीन, ग्लिसरॉल, H2SO4 और नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में क्विनोलिन का सिंथेसिस करते हैं, और इसमें ये ग्लिसरॉल और H2SO4 आपस में क्रिया करके एक्रोलिन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में इसमें क्विनोलिन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द रेजोनेंस एनर्जी इन थायोफिन इज़ अबाउट। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने तो डिलीट माना था, क्योंकि थायोफिन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो अराउंड 120 के आसपास होती है। सो अप्रोक्सीमेट माने तो ये 117 यानी 117 किलो जूल पर मोल होती है। कुछ बुक्स में इसे 117 भी दे रखा है, लेकिन फिर भी आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट माना था। अब देखिए अपन यहाँ पे देखते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी का सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो बेंजीन की होती है, ये लगभग 150 के आसपास मानी जाती है। उसके बाद में पिरिडीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 125 के अराउंड मानी जाती है। फिर थायोफिन की 120 या अपन कह सकते हैं 117। फिर पायरोल की एनर्जी जो होती है वो 87 किलो जूल पर मोल होती है। और फिर लास्ट में फ्यूरेन की जो रेजोनेटिंग एनर्जी होती है वो 71 के अराउंड मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में दे रखा है कि पिरिडीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 125 किलो जूल पर मोल होती है, और बेंजीन की जो होती है वो 150 किलो जूल पर मोल होती है। फिर आगे पूछा है कि द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है बेंजीन या पिरिडीन का। तो देखिए कि जो रेजोनेंस एनर्जी है वो बेंजीन की ज़्यादा है। अब जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेंजीन की जो रिएक्टिविटी होती है वो पिरिडीन से ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ये है कि जो पिरिडीन रिंग है उस रिंग में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये नाइट्रोजन एटम इस रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के या अट्रैक्ट करके रखेगा। सो ये रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इस पर ईजिली अटैक नहीं कर पाता है। सो बेंजीन इज़ मोर रिएक्टिव देन पिरिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बिटवीन पायरोल, पिरिडीन एंड पिपरिडीन इज। तो इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर, जो एटम या जो मॉलिक्यूल होता है वो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो अब अपन इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये पिपरिडीन की स्ट्रक्चर है और ये होती है पायरोल की स्ट्रक्चर, और ये होती है पिरिडीन की स्ट्रक्चर। अब देखिए अगर अपन इनमें लोन पेयर डोनेशन की बात करते हैं तो जो पायरोल है वो 5 मेंबर रिंग है, और उसमें ये जो लोन पेयर होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। रिंग में ये
माइग्रेट होंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो होगी। इसकी वजह से ये जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं लोन पे और उसकी बेसिसिटी सबसे कम होती है। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि पिरिडिन, तो पिरिडिन में जो डबल बॉन्ड रिंग में प्रेजेंट है और जबकि पिरिडिन में डबल बॉन्ड रिंग में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो इजीली अवेलेबल होने वाले लोन पेयर हैं वो पिरिडिन के होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिंग में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको अट्रैक्ट नहीं करके रखेंगे ये, और ये लोन पेयर आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। जबकि पिरिडिन में रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से उसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, सो ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। सो इनका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो ये 4th नंबर आंसर रहेगा, पिरिडिन, पिरिडिन एंड पायरोल, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है ड्यूरिंग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द रिंग दैट में गेट ओपन मोस्ट इजीली इज। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान में सबसे जल्दी ओपन कौन सी रिंग हो जाती है? तो अपन देखेंगे कि जिसकी एरोमेटिसिटी सबसे कम होगी वो रिंग इजीली ओपन हो जाएगी, क्योंकि एरोमेटिसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो स्टेबल रिंग होगी, इसलिए वो जल्दी से ओपन नहीं होगी। इसलिए फ्यूरेन की अभी हमने देखा था कि फ्यूरेन की रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा या सबसे जल्दी ओपन हो जाएगी। तो इसका आंसर फ्यूरेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ब्यूटीन इज। तो हमने पिछले पेपर में भी डिस्कशन किया था कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो मैकेनिज़्म होती है वो क्या करती है? सिन एडिशन देती है। सिन एडिशन के दौरान वो कौन सी मैकेनिज़्म होती है? तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है उसमें। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को अपन क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ टर्सरी हैलाइड गिविंग ए मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन इज। तो हमने ये क्वेश्चन भी पिछले पेपर में डिस्कस किया था कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनती है तो वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनती है? सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग बनती है। मतलब वो हाइड्रोजन निकलता है उसमें जिससे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन अपन को प्राप्त हो। और अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन वाला, तो वो होता है हाफमान रूल। तो इसका आंसर 2nd नंबर हो जाएगा। ये पूछा है 2-bromo-2-methyl propane व्हेन कन्वर्टेड टू 2-hydroxy-2-methyl propane द रिएक्शन इज। तो देखो ये स्ट्रक्चर होती है 2-bromo-2-methyl propane की, और इसमें इस Br को हटा करके इसकी जगह OH ग्रुप जोड़ना है। तो देखिए यहाँ ये वाला कार्बन क्या है? 3rd डिग्री कार्बन है, और जो 3rd डिग्री कार्बन यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। सो SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होगी। और वहीं अगर ये 1 डिग्री कार्बन बनता 1 डिग्री कार्बन होता तो SN2 मैकेनिज्म इसमें होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में देखिए कि जो इथाइलिन डाइमीन है वो 2 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट हैं। सो ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो बाइडेंटेड लिगेंड है, इसकी वजह से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 काउंट करेंगे, और 2 क्लोरीन के अणु हैं इसलिए 2, सो टोटल 6, इसलिए इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, EN रूल पूछा है क्रोमियम प्लस 3rd का इन दिस कॉम्प्लेक्स। सो देखिए कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि क्रोमियम कितने नंबर पर आता है। तो 24 पर, यानी इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। और क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ देखो Cl3 दे रखा है। अगर अपन इसको हटाएंगे तो यहाँ इस +3 चार्ज आ जाएगा। +3 चार्ज का मतलब है कि क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसको अपन -3 करेंगे। और फिर है अमोनिया दे रखा है, अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो टोटल कितने होंगे? 12। तो जब अपन इनको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 33, इसलिए इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है कि द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम, ये कॉम्प्लेक्स पूछा है और इसकी ज्योमेट्री पूछी है। तो ज्योमेट्री निकालने के लिए अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और हमें पता है कि जब फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट होता है तो उसमें अपन लिगेंड देखते हैं कि लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है? पेयरिंग करता है, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर वीक लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर 2nd और 3rd रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं तो अपन इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज ही होता है, लिगेंड एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही काम करता है। इसलिए अगर प्लेटिनम है तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, और प्लेटिनम +2 है, +2 फॉर्म में है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D8 रहेगा। और D8 है तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर हो जाएंगे। और
एक डी कक्षक वैकेंट रहेगा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो DsP2 रहेगा, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपन को निकालना है, किसका हाईएस्ट होता है। तो देखिए जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, इसका मतलब पोटेशियम का क्या होगा, कम होगा सोडियम से, इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा। इसके बाद देखिए कि जब अपन लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन विद एक्सेप्शन। पहले भी अपन ने डिस्कस किया था कि जो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट करता है। इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा, इसलिए इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज़ मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रॉन इन, कि इनमें से किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है परिरक्षण प्रभाव, यानी कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, इसलिए इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो ये ऊपर से नीचे घटते हुए क्रम में दे रखे हैं, इसके बाद पी, फिर डी, फिर एफ, इस तरीके से इनका सिक्वेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है इन B2H6 ईच बोरॉन एटम इज़ हाइब्रिडाइज्ड। तो B2H6 में आपको पता है कि बनाना बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इसमें कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें ये प्रत्येक बोरॉन परमाणु जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है, इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। तो इनमें O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन है, बाकी में सब में 14 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब देखिए जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ओड में होती है तो वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन अगर इनकी संख्या इवन नंबर्स में है तो वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है या फिर डायमैग्नेटिक भी हो सकता है। लेकिन अपन को यहाँ एक ऑप्शन मिल गया है जिसमें कि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मैक्सिमम इन। इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में ज़्यादा है वो पूछा है। तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस कक्षक में जो होते हैं वो नाभिक से बंधे होने के कारण में इनर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं। इसकी वजह से इनकी जो +1 चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ने की वजह से इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है विच इज़ नॉट ए लुईस एसिड। इनमें से कौन सा एक लुईस एसिड नहीं है। तो लुईस एसिड क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, वो लुईस एसिड कहलाता है। तो देखिए BF3, AlCl3 और BeCl2 ये सभी लुईस एसिड हैं, जबकि NH3 क्या है, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये एक बेस की तरह रिएक्ट करता है, इसलिए एक बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक क्या होता है, जिसमें जो प्रोटॉन का डोनेशन नहीं करता है। तो इसमें आप और सभी ऑप्शन में देखिए आप H2O H+ दे सकता है, HF भी H+ देगा, C2H4 मतलब एल्कोहल जो है वो भी H+ डोनेट करता है, लेकिन बेंजीन जो होता है वो H+ नहीं देता, यानी कि ये एक एप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इनमें से कौन सी थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमें पता है कि W क्या होता है, वर्क होता है, S क्या होता है, एंट्रोपी, H हीट, लेकिन M कोई भी थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसका आंसर 4th नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है फेज़ रूल इज़ गिवन बाय। तो फेज़ रूल किसके द्वारा दिया गया था। तो फेज़ रूल जो है वो गिब्स के द्वारा दिया गया था। फेज़ रूल क्या कहता है कि C - P+2 F = C - P+2, ये फेज़ रूल है और ये गिब्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है द लॉ विच रिलेटेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस विच विद प्रेशर इज़। तो सॉल्युबिलिटी, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के साथ में कनेक्ट होती है या रिलेटेड होती है, ये नियम किसने दिया था। तो ये हेनरी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से होता है। इसका आंसर ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो रेट को इफेक्ट नहीं करता? तो देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इफेक्ट करती है, नेचर इफेक्ट करता है, टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है कि इफेक्ट करता है रिएक्शन की रेट को, लेकिन मोलिकुलरिटी जो होती है, अणुसंख्यता, वो किसी भी रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, इसलिए इसका आंसर 4th नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज़ लोवर्ड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ। तो एक्टिविटी, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को लोवर्ड कौन कर देता है? किसके प्रेजेंस से वो लोअर हो जाती है, कम हो जाती है? तो ये इनहिबिटर, नाम से स्पष्ट हो रहा है, इनहिबिटर यानी उसको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है या कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स। प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह कौन रिएक्ट करता है? तो जिलेटिन जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह रिएक्ट करता है, रक्षक कोलाइड जिसको अपन बोलते हैं। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? रक्षक कोलाइड की तरह बिहेव करते हैं। तो जिलेटिन एक द्रव स्नेही कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल इन बीसीसी अरेंजमेंट इज। बीसीसी में पूछा है नंबर ऑफ एटम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि बीसीसी में क्या होता है कि प्रत्येक कोने में एक एटम होता है, कॉर्नर की संख्या 8 होती है और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 प्लस बीसीसी में क्या होता है? एक सेंटर पर प्रेजेंट होता है, इसलिए टोटल इसके आ जाएंगे 2, इसलिए इसका आंसर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द क्रिस्टल लैटिस ऑफ KCl शोन बाय एक्स रे डिफ्रैक्शन इज। तो एक्स रे के द्वारा अपन को पता है कि KCl की जो स्ट्रक्चर आती है वो कौन सी होती है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इज। तो पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन होती है वो ऑलवेज एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रिएक्शन फॉलोइंग इवन मैकेनिज्म फॉर्म। इवन मैकेनिज्म जो होती है वो हमेशा क्या बनाती है? कार्बकेटाइन का फॉर्मेशन करती है, या कार्बोनियम आयन जिसको अपन बोलते हैं, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ NH2 अंडर एसिडिक मीडियम इज। तो NH2 का इफेक्ट पूछा है। तो देखिए, जो NH2 ग्रुप होता है उस पर लोन पेयर होते हैं, तो वो हमेशा क्या करता है? रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर डायरेक्ट करता है। लेकिन अभी इसमें पूछा है एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है वो इससे एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा और ये NH3+ के फॉर्म में रहेगा। अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा और ये ओनली मेटा पोजीशन पर इन्फ्लुएंस करेगा आने वाले किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है ए रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद HNO2 एट 0 डिग्री इज कॉल्ड। तो किसी भी एनिलीन की जब HNO2 के साथ में रिएक्शन होती है तो देखिए इस तरीके से ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है और एजो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन को अपन डाई एजोटीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डीकम्पोजिशन कैन गिव एन एल्कीन। कि इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो थर्मल डीकम्पोजिशन करके और एक एल्कीन फॉर्मेशन करता है? तो देखिए इसका आंसर होगा एस्टर। एस्टर जो होता है वो डीकम्पोज होकर के एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। देखिए किस तरीके से ये कार्बोनाइल अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए ये जो ऑक्सीजन है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ ये CH3 ग्रुप अपना एक हाइड्रोजन वो है यहाँ दे करके एल्कीन का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से एल्कीन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है ए हेलोफॉर्म ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। कि हेलोफॉर्म जो है वो हाइड्रोलाइसिस से क्या देगा हाइड्रोलाइसिस कराने पर? तो देखिए हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म का अपन एग्जांपल लेते हैं कि एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब अपन इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो तीनों क्लोरीन परमाणु की जगह क्या जुड़ जाएंगे? OH। और इस तरीके से एक कार्बन पर 3 OH समूह क्या होते हैं? स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और ये एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से कि CH डबल बॉन्ड O आ जाएगा यहाँ पे और OH, ये एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर रहेगा एन एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि जिसेल्स विधि के द्वारा
किसको एस्टिमेट किया जाता है, तो जिसेल्स विधि जो है वो मेथोक्सी ग्रुप के एस्टिमेट में काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, तो देखिए ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। साइज़ बढ़ने की वजह से OH ग्रुप आसानी से क्या होगा, देगा। इसलिए जो OH जितना ज़्यादा जल्दी इजीली OH ग्रुप देगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा सीजियम। ऊपर से नीचे जाने पर इसका आकार बढ़ेगा। क्वेश्चन देखिए, पूछा है विच इज़ द मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड। इनमें से सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन है, तो वोलेटिलिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है। जब अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो मोलिकुलर वेट बढ़ता है, सो वन टू वन इंटरेक्शन बढ़ेगा। इसकी वजह से उनकी वोलेटाइल की जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, यानी ऊपर से नीचे जाने पर वाष्पशीलता कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा वाष्पशीलता किसकी होनी चाहिए, HF की, फिर HCl की। लेकिन देखिए HF जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, उसकी वजह से उसकी वाष्पशीलता कम हो जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा वाष्पशील जो होगा वो HCl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गैस विच इज़ फिल्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनकी वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी क्या होती है, तो इनकी नॉर्मल वैलेंसी +3 होती है एक्टिनाइड्स या टेंथेनाइड्स की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, तो सीरियम की होती है, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है जो कि जिनोन के समान होता है, इसलिए ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है अस्थमा पेशेंट्स यूज़ फॉर रेस्पिरेशन ए मिक्सचर ऑफ, कि अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें जो ऑक्सीजन दी जाती है श्वास के लिए उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कंपाउंड विद द फॉर्मूला दिस इज़ कॉल्ड। तो ये देखिए सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स है, तो जिसे अपन क्या कहते हैं, जियोलाइट कहते हैं, तो ये जियोलाइट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हेलोजन के लिए ही है, लेकिन ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट माना था, सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट साइज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो साइज़ पूछा है इनमें देखिए, तो अपन ने पता है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ अपन आते हैं तो साइज़ बढ़ता है, और लेकिन यहाँ देखिए क्या पूछा है कि एक्वस सॉल्यूशन में पूछा है, तो एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो जिसका साइज़ जितना छोटा होगा वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके और कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो देखिए लिथियम जो होता है, खाली अगर लिथियम पूछा जाए, खाली आयंस का पूछा जाए तो लिथियम की साइज़ सबसे कम होती है, लेकिन एक्वस मीडियम में यहाँ लिथियम की साइज़ सबसे ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है Kp/Kc फॉर द रिएक्शन इज। इस रिएक्शन के लिए Kp/Kc की वैल्यू पूछी है, तो हमें पता है कि ये इक्वेशन क्या होती है, Kp = Kc RT⁴ Δn, और Δn कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट देखिए कितना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है 1 और नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हो गए, 1 + ½ यानी 1.5, तो ये बचेगा ½ तो इसका आंसर ये -½ हो जाएगा। अब जब -½ यहाँ है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, Kp जो है Kc को जो है अपन इधर भेज देंगे तो Kp/Kc हो जाएगा, और RT की पावर -½ है, Δn की बजाय -½ ही लिखेंगे, सो ये अपॉन में आकर के और -½ की जगह क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये वाला जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 अर्ग 1 जूल 1 कैलोरी आर इन ऑर्डर। इन तीनों का ऑर्डर अपन को पूछा है, अर्ग, जूल और कैलोरी का। तो देखिए सबसे जो बड़ा जो यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है कैलोरी, उसके बाद होती है जूल, उसके बाद होती है अर्ग। यानी 1 जूल में 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, और 1 जूल में 10⁻⁻7 अर्ग होता है, इसलिए सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो कैलोरी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द वैल्यू ऑफ ΔH इन डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन। तो किसी अगर सॉल्यूशन को
डाइल्यूट करते हैं तो उसके डेल्टा एच यानी कि जो एंथैल्पी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, सो वो कांस्टेंट रहेगी। सो इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा है विच पॉलीमर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्लोरोइथेन। तो क्लोरोइथेन को अपन वाइनिल क्लोराइड भी कहते हैं। तो अगर इसको पॉलीमर फॉर्म में लेंगे तो उसको अपन बोलेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसलिए इसे पीवीसी भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कैटाइन एंड एनाइड, दिस लॉ इज़ कॉल्ड। तो ये जो है वो कोलराउस का नियम है। कोलराउस क्या कहता है कि किसी भी विलयन की जो चालकता होती है उसके कैटाइन्स और उसके एनाइन्स के योगदान मतलब इनके एडिशन के इक्वल होती है। तो ये रूल कोलराउस लॉ कहलाता है।